कमान इनके हाथों में है। भाजपा से हमारे साथ मदन कौशिक जी हैं और गणेश गोदियाल जी कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस मंच पर। सर, 2022 नजदीक आ रहा है और हमारा विषय भी यही है, कैसी है तैयारी और कौन किस पर भारी? धन्यवाद। 2022 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक मजबूत संगठन के आधार पर बहुत विस्तृत रूप से तैयारी की है। हम लोगों ने 5 साल में एक अच्छी लोकप्रिय सरकार, 2017 में जब हम सत्ता में आए, सब लोग जानते हैं कि उस समय प्रदेश के वातावरण में चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला था। जनता में सरकार के प्रति विश्वास समाप्त जैसा था। लोगों के मन में केवल एक भाव था, अगर ऐसी ही सरकार होती है तो लोकतंत्र ना हो तो अच्छा है। ऐसी परिस्थिति थी कि सबने टीवी चैनल अन्य माध्यमों में जिस प्रकार के वातावरण को देखा, उस प्रकार के वातावरण के बाद कांग्रेस का जो वर्टिकल डिवीजन हुआ, और उस डिवीजन होने का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार को लेकर एक पार्टी के अंदर युद्ध जैसी स्थिति बनी थी। सर, कांग्रेस में इस तरह की परिस्थितियां रही तो जनता ने आपको चुना, अब वहां से आगे आपने क्या किया? अब अगले चुनाव में भी आप चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ आई। भारतीय जनता पार्टी ने इस 4.5 वर्षों में युवाओं के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमने राज्य के अंदर, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में, चाहे हमने आप 4 धाम यात्रा में जो रोड देखेंगे उसकी बात करेंगे, हम ट्रेन की बात करेंगे तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक ट्रेन के रूप में जो हमारे यहाँ काम चल रहा है, हम राज्य के अंदर हम चारों तरफ जिस प्रकार का वातावरण बना है और लोगों के मन में एक विश्वास जागा है कि हाँ, डबल इंजन की सरकार होने के बाद राज्य को जो आशीर्वाद मिला वो इस रूप में है। अभी हमारे पास बूथ तक का एक मजबूत संगठन, मजबूत आधार है हमारे सर, पास। आपने मुद्दे गिनवाए एक एक करके कि आपने किन किन क्षेत्रों में काम किए। मैं सबसे पहले चाहूंगी कि गणेश गोदियाल जी उस पर रिएक्ट करें कि क्या वाकई इस तरीके से हुआ है, आम जन तक ये सारी योजनाएं, जिन बातों, जिन मुद्दों का जिक्र मदन कौशिक जी ने किया, ये मैं आपके चैनल को बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम दोनों को और सभी पक्ष के लोगों को मुहैया कराया है कि हम अपनी बात को रखें। होता यह है, ऐसे मौक़ों पर हम विपक्ष से हैं, आप सत्ता पक्ष से हैं। विपक्ष अगर कोई बात उठाता है तो सत्ता पक्ष को उस पर संज्ञान लेकर जनता के हित में कार्रवाई करने का एक मौका मिलता है। तो अंततोगत्वा ऐसे आयोजनों का फ़ायदा जनता को मिलता है। आपके इस प्रयास की मैं सराहना करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। मैं याद करना चाहूँगा इस मौके पर उत्तराखंड के उन तमाम शहीदों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर नए उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया और जीवन का बलिदान दे दिया। आज इस मौके पर मैं उनके जीवन के बलिदान को याद करना चाहता हूँ। मैं याद करता हूँ उन तमाम भाइयों को जिन्होंने खून पसीना खाकर, खून पसीना बहाकर संघर्ष किया और कहा कि गोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। हम उनकी भावना को समझते हैं। मेरे बहुत ही सम्मानित साथी हैं, मेरे भाई हैं आदरणीय कौशिक जी, और मैं कोशिश करूँगा कि इस वाद प्रतिवाद में आपके और मेरे बीच के निजी संबंधों पर कहीं आंच भर भी, तिनके भर भी असर ना आए। और उम्मीद करूंगा कि सभी जितने श्रोता हैं यहाँ पर ये तटस्थ भाव से इस रूप में इस चर्चा को स्वीकार करेंगे कि इस चर्चा का सार उत्तराखंड के आम जनमानस के हित में हो सके। तो आपने कहा कि आप इसको किस रूप में लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि आदरणीय मेरे बड़े भाई ने कहा कि भ्रष्टाचार का बोलबाला था। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को आपने कार्रवाई कर दी, कितने लोगों पर जांच की, उसकी जांच की रिपोर्ट क्या है, और कितने लोगों पर आपने केस किए उसके बाद? एक भी नहीं। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे वो आपकी पार्टी में है। बताइए मदन जी। रोकूंगा मैं जरा एक मिनट। जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे कि 2000 रुपए का 1 लीटर दूध केदारनाथ पहुंचा, वो आपकी पार्टी में है। जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे वो सब आपकी पार्टी में है। तो इसलिए महोदय, इस बात का कोई औचित्य नहीं है, प्रूफ करिए। देखिए गणेश भाई जी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपके सबसे वरिष्ठ नेता, नाम लीजिए ना, जिन्होंने ये कहा कि हम टॉप अप कर लेंगे, कोई चिंता नहीं है, मैं बताता हूं, थोड़े ज्यादा कमा लेंगे। मैं आप तो सीधे हैं,
आपको तो जबरदस्ती कांग्रेस ने पकड़ के नहीं, मैं और आपका सिर जवाब आगे दूंगा। कर दिया। मुझे हाँ, आप जवाब मेरे छोटे भाई हैं, जवाब दूंगा। आपको इस रूप में लिया है। मैं जवाब दूंगा। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूँगा गणेश भाई कि आप जानते हैं कि जिन परिस्थितियों में आज वर्तमान परिस्थिति आप देख रहे हैं कि जो हमारी तरफ है, लेकिन ये भी आपको याद हो कि 2017 के बाद ये हमारी ही सरकार थी जिन्होंने 45 अधिकारी और कर्मचारियों को जेल के अंदर डालने का काम किया, जिन पर रिपोर्ट दर्ज करके उनके खिलाफ एक कठोर कार्रवाई की। ये हमारी सरकार थी जिस सरकार ने आने के बाद जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर और जनता में विश्वास पैदा करने का काम किया। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं गणेश भाई कि आप जानते होंगे कि 2017 में आप स्वयं भी एक वरिष्ठ नेता के तौर पर पार्टी में काम कर रहे थे। आपके भी जिन लोगों की आपने चर्चा की, वो लोग पार्टी में आने के बाद आज इतने वर्ष हो गए हैं, लगातार समय समय पर इस प्रकार की परिस्थिति भी उत्पन्न आती है। लेकिन आप देखोगे कि आज इन 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने अगर कहीं इतना सा भी बात है इसको टॉलरेंस करने की बजाय तत्काल जनता के सामने लेकर के ये काम है। इस पर करप्शन का मुद्दा आपने उठाया, मजबूत इच्छा शक्ति की आपने बात मैं की, इनका क्या जवाब कांग्रेस देना- पार्टी मैं ने इनका दिखाई है जवाब कभी देना ऐसी चाहूंगा। इच्छा शक्ति? मैं इनका जवाब देना चाहूंगा और उसके बाद आप नया सब्जेक्ट लाइएगा, क्योंकि जवाब देना आवश्यक है। बिल्कुल। आपने पहले भ्रष्टाचार की बात नेताओं के परिप्रेक्ष्य में की और अपने जवाब में आप अधिकारियों को लेके आ गए। मैं नेताओं का पूछना चाहता हूँ कि आपने नेताओं को इंगित करके कहा कि इनके नेताओं ने 2017 से पहले भ्रष्टाचार किया। किस नेता को आपने पकड़ा, किस नेता की जांच की? एक नंबर मैं आप उसका जवाब दे दीजिए। फिर जहाँ तक अधिकारियों की बात है, NH घोटाले में, उधम सिंह नगर में NH घोटाले में जो अधिकारी आरोपित थे उनका तो आपने प्रमोशन कर दिया। किसकी जेल की बात कर रहे हैं आप? ये तो कैमरे के सामने आकर हम लोग जनता को जो है गुमराह करने का अगर काम करें तो अच्छी बात नहीं है। उसका जवाब ले लेते हैं। हाँ। उसका जवाब गणेश लेते भाई, हैं। अगर जमानत पर छूटने के बाद सीबीआई की जांच होने के बाद भी आप ये नहीं मानते कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई, उन्हीं को चीफ इसमें सेक्रेटरी मैं बनाइए कुछ ना। नहीं कर सकता। आपके नेताओं पर सीबीआई की जांच चली, उन्हें लगातार नोटिस जारी हुए, वो वहां पर पहुंचे, और ये आपकी पार्टी का चरित्र है। आप तो सीधे हैं। चरित्र क्या है कि केंद्र में आप देखेंगे आपके 2 दर्जन से ज्यादा लोग खुद सत्ता में रहते हुए जेल में गए। 2 दर्जन से ज्यादा लोग आपके मंत्री रहते हुए मंत्री से हटे जेल में रहे। तो ये तो आपकी पार्टी का, आप ठीक है बहुत अच्छे नेता हैं, एक नौजवान है, लेकिन आपकी पार्टी के चरित्र में है सारी चीजें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार और कांग्रेस यहाँ तो चाल सगे भाई चरित्र की हैं, बात हो रही है इन पर गणेश जी। कोई बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। भ्रष्टाचार और कांग्रेस का तालमेल ये अब से नहीं है, पहले से ही है। लेकिन जहां तक इस राज्य का सवाल है, 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एक पारदर्शी सरकार देते हुए अगर कोई भी किसी काम में इन्वॉल्व हुआ उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का साहस यदि किसी ने दिखाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाया। धन्यवाद। मैं समझता हूं कि 4 साल में पारदर्शी 4 साल में पारदर्शी सरकार ने 3 मुख्यमंत्री इसलिए बदले कि उन पर कार्रवाई होनी थी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। देखिए ऐसा, एक मिनट आपको बोलने का मैंने पूरा मौका दिया, मुझे भी मौका दिया। ऐसा है, सीबीआई ने केस दर्ज किया, सीबीआई आपके हाथ में है। गणेश गोदियाल पे भी सीबीआई ने केस दर्ज किया और आपने कहा कि आपकी पार्टी का चरित्र, मैं उस पार्टी का अध्यक्ष हूं और मेरा वो चरित्र है कि सीबीआई के वो जांचकर्ता अधिकारी, मुझे उनका नाम याद है, यादव जी, उनका तो आप मुझे खुलासा करिए ना क्या कार्रवाई होने वाली है। सुनिए ना, क्या हुई कार्रवाई, किस पे कार्रवाई हुई? झूठे केस दर्ज किए गए। मैंने उन अधिकारी को बार बार फोन किया कि महोदय मेरे पे केस दर्ज अगर है तो बताइए मुझे कहाँ आना है, और वो लास्ट में तंग हो गए, बोले कि भाई माफी चाहता हूँ, जब आवश्यकता होगी हम आपको खुद बुलाएंगे। कुछ ऐसा है नहीं, ये कुछ नहीं, ये राजनीतिक रूप से बढ़त पाने के लिए कांग्रेस के नेताओं का सीबीआई का उपयोग किया गया, कांग्रेस के नेताओं पर केस दर्ज किया गया। तो आप सत्ता के लिए कुछ भी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब कोई भी व्यक्ति मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, कसम खाता है, गीता की कसम खाता हूं, भगवान परमेश्वर की कसम खाता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से काम करूंगा, और भारत के प्रधानमंत्री आकर जुमलेबाजी कर रहे हैं कि हम जो है डबल इंजन की सरकार लाकर 15-15 लाख रुपए दे देंगे। इस तरह आपने सत्ता हत्या दी, और अगर आपने सत्ता हत्या दी कोई बात नहीं, आप 4.5 साल काम करते, आपने सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने मदन के काम कौशिक जी किए। बहुत गंभीर आरोप इन्होंने तो लगाया है। मुख्यमंत्री बदलने के काम किए, इसके अलावा कोई काम ही नहीं किया आप लोगों ने। एक मिनट भाई, मैं सबसे माफी चाहूंगा, कांग्रेस के भी लोग हैं, नारेबाजी न करें। बीजेपी के भी हैं, उन भाइयों से भी निवेदन कर रहा हूं। देखिए जहाँ तक सवाल
गणेश भाई ने कहा, मनमोहन की सरकार में जितने लोग भ्रष्टाचार में आपके मंत्री हटे, जेल गए, अगर आपको वो भी एहसास नहीं है तो फिर तो मैं यही कहूँगा कि आपको एहसास फिर कहाँ से होगा। आप जानते हो, आपकी जानकारी में मैं देना चाहता हूँ, आपकी जानकारी में होना चाहिए कि जिन परिस्थितियों में 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा विश्वास होता है जनता जनादेश। अगर नरेंद्र मोदी जी को आज 300 से ज्यादा सीटें मिली है, ये तुम्हारे रहमो करम पर नहीं मिली, हिंदुस्तान की जनता के आशीर्वाद से मिली है। अगर आप, मैं स्वीकार कर रहा हूं, अगर आप भी आज, अगर नरेंद्र मोदी जी को इतनी सीटें मिलने के बाद उनकी सरकार जो पहले 5 साल में जिन्होंने काम किया और आज दूसरे 2 साल में काम करते हुए अगर कश्मीर से 370 हटाई, अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम हुआ, 3 तलाक का निर्णय हुआ, सीएए का निर्णय हुआ, अगर ये सारे काम हुए तो हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता के आशीर्वाद से हुए, किसी कांग्रेस के रहमो करम पर नहीं हुए। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। आपके कहने से कोई जुमलेबाजी नहीं हो जाती, आपके कहने से कोई निर्णय नहीं हो जाते, कांग्रेस के लोगों के कहने से कोई सरकारें नहीं बनती। सरकारें बनने के लिए जनता के बीच में जाना पड़ता है। और आज आप केवल खुश कैसे होते हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, हम 3 से 77 पर आए, लेकिन आप सर एक 77 बात से 0 पर आए, एक और आप बात जो पटाखे हम- चला रहे थे। एक किसी बात ने जो हम पूछा नोटिस कर पटाखे रहे हैं वो किसी ने ये चला रहे हैं कि उत्तराखंड भाजपा की यहाँ पर सीटें बात पूरी हो रही है और नहीं जितने नेता यहाँ पर आ रहे हैं वो सभी मित्रों, राष्ट्रीय मुद्दे उठा रहे हैं। इससे तो खुश इस होने की बार आवश्यकता चुनाव में नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दों पर ही आज लड़ेंगे आप लोग। प्रदेश के अंदर बात यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी और सोनिया गांधी की होगी बस। मैं तो न तो सोनिया जी का मैंने जिक्र किया, नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड आकर जो वादे किए थे मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में चर्चा चल रही है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य और में आप आपने गिनना एक चीज चाहेंगे? कही, मैं आपको एक चीज 4 कही। काम गिनाता हूँ, आप बताइए। एक आज चीज- 4 धाम की जो रोड आप देख रहे हैं, ये क्या नरेंद्र मोदी जी की देन पहले नहीं है? पहले आप आज ISBT से ऋषिकेश और धर्म ऋषिकेश से ISBT से कर्मप्रजा इस बाहर की रोड को का देख काम है। लीजिए। क्या नरेंद्र मोदी जी वहाँ की देन रोड नहीं की है? बात यहाँ की आप रोड आज की बात कर उत्तराखंड लीजिए आप। राज्य में 11 मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं, क्या है नरेंद्र मोदी जी की देन नहीं है? आज राज्य के अंदर अगर हम अपने शहरों में रिंग रोड की कल्पना कर रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी की देन नहीं है? आप उतना ही आज- समय उनको दीजिए, आज उतना ही आप दीजिए। आप आपस में आज अगर चेयरमैन बोलते रहे, रहेंगे आप आज बद्री केदार के चेयरमैन रहे, आप बद्रीनाथ केदारनाथ के चेयरमैन रहते हुए क्या केदारनाथ का यही स्वरूप था? बिल्कुल क्या ये यही था। नरेंद्र मोदी जी की देन नहीं है? बिल्कुल शुरुआत हमने नरेंद्र मोदी की। जी नरेंद्र मोदी जी ने हमारे काम पर आकर नाम अरे चिपकाया ठीक अपना, करा। इसके आप- अलावा कुछ नहीं किया। आप ये स्वीकार आप करिए। नरेंद्र मोदी सोनिया जी को अगर छोड़िए, आप राज्य ये- की बात करिए। अगर आप आप ये भी राज्य पे स्वीकार आइए, करते हैं, आप गणेश राज्य भाई। पे आइए कि आपने राज्य में क्या किया। मैं आपको बताता हाँ, गणेश भाई, हूँ, मैं सब आपको स्वीकार बताना करिए चाहता कि हूँ। नरेंद्र आप मोदी केंद्र ने की किया बात है। लाए, आप केंद्र के भ्रष्टाचार की बात लाए, मैं आपको 2G घोटाले की बात बताना चाहता हूँ। सर, 2G जज- बहुत पुराना नहीं, हो गया, सुनिए। हम आज की बात नहीं, करने नहीं, को सुनिए, तैयार हैं। उन्होंने प्रश्न किया है, मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं इसका जवाब दूं। उन्होंने अलग कहा, विषय हमारे भाई ने कहा कि जेल में गए 2G घोटाले में जो जज बैठे, उन्होंने कहा कि मैं 7 साल या 10 साल, कितना उन्होंने 7-8 साल का लिखा कि इतने साल में कोर्ट में बैठा रहा कि कोई तो एविडेंस लेके आए, लेकिन एक सिंगल व्यक्ति एविडेंस लेके नहीं आया, इसलिए मुझे जो आरोपित लोग थे उनको बाइज्जत बरी करना पड़ा। ठीक है सर। और उन्होंने तो- मैं केंद्र की उन्होंने बातों पर नहीं 4 जाना रोड की चाहता। बात की, मैं उन्होंने केंद्र- मैं केदारनाथ जाना ही की नहीं बात की। चाहता। आप उत्तराखंड के विषयों पर मैं बात करिए उत्तराखंड ना। की बात पे आ रहा हूँ, केंद्र की बातों पे मैं जाना ही नहीं चाहता। उत्तराखंड- अच्छी बात है, आपने कहा वहीं की जनता सुन रही कि है। आदरणीय मोदी जी कांग्रेस की मेहरबानी पे नहीं बने। बिल्कुल नहीं बने, हम कहाँ करेंगे हमारी मेहरबानी पर। देश के करोड़ों करोड़ों मतदाताओं ने उन्हें समर्थन दिया और वो प्रधानमंत्री बने। इस देश में जब तक इस देश की जनता जिस व्यक्ति को समर्थन देती रहेगी वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 4 साल से आपका शासन था, आपको काम करने चाहिए थे। आप भाई साहब अभी जिस रोड के आए विधानसभा के चौक से और इस ISBT तक, इस रोड का इस 4.5 साल में क्या हाल हुआ, आप इसकी बात बताएं। इसी मुद्दे पर पहले इस पे reaction। जवाब दीजिए आप। देखिए, मैंने कहा ना, मैंने कहा कि जितने हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, आपकी गलती इसलिए नहीं है कि आप अध्यक्ष अभी बने हैं। गलती मेरी भी नहीं, आपकी भी नहीं, सरकारों की बात है। आपकी गलती इसलिए नहीं है कि आप एक अच्छे नेता हैं, सीधे नेता हैं। सीधा नहीं, आपकी- मैं माफी चाहूंगा, मुझे आपने कहा छोटा है, ये मेरा नुकसान मत करिए। यही मेरे लिए यही वो था कि छोटा है। मेरी उम्र 55 साल हो गई, दिखने में भले छोटा लगता हूँ, मेरा छोटा लेकिन- भाई है, मेरा छोटा भाई छोटा है। बोल बोल के लोग मुझे पीछे कर देते हैं। गणेश भाई, मेरा मैं छोटा 55 भाई साल, हो। हाँ बिल्कुल, मेरे छोटे भाई हो। आपका चलिए, छोटा कुल भाई। मिलाकर भाईचारा है लेकिन आप जब लोगों के हम- बीच में, लेकिन अब मुद्दे की बात भी करें। जब हम विकास की बात करते हैं राज्य में, तो विकास की बात में मैंने आपको वो सारे काम गिनवाए। आज आप देखेंगे विकास की दृष्टि से हम जाएंगे तो क्या आयुष्मान योजना ये किसी पहली सरकार की देन है?
आज राज्य के अंदर 50 लाख गोल्डन कार्ड मिलकर एक गरीब आदमी भी उस 5 लाख तक का इलाज करा रहा है। ये हमारी सरकार की देन है, ये हमारी सरकार की देन है। गणेश भाई, आज राज्य के अंदर अगर आप नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोलेंगे तो मैं यहाँ से सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा। आज राज्य के अंदर और मेरा मुकाबला शायद ही कर पाएंगे फिर आप, पर ये शो खराब हो जाएगा। आज राज्य के अंदर जब हम विकास की बात करते हैं, हमारा राज्य छोटा है। शायद कभी कल्पना नहीं करी होगी कि ऐसे राज्य में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की कल्पना होगी। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। आज हम देखते हैं कि हर राज्य में एक मेडिकल कोरोना कॉलेज, काल में जो हमने ये हमारे तस्वीरें राज्य देखी, की देन है। कोरोना काल में विशेष तौर पर कहना चाहूंगी, पहाड़ों से जो तस्वीरें हमने देखी कि लोग कंधों पे लाद लाद कर लोग अस्पताल पहुंचा रहे हैं या डिस्पेंसरीज लोगों को ले जा रहे हैं, तो क्या हेल्थ क्षेत्र में देखिए, जब हम मुकम्मल काम कोरोना हो की पाया? बात कह दिया मुझे आप जब आयुष्मान का जवाब देने दीजिए प्लीज। मैं अगर बड़े ठीक है, भाई मैं चाहूंगी कि आप कलेक्टिव जवाब दें आयुष्मान ऐसा का है, भी हम और सबको मेडिकल मिलकर कॉलेज के दावे का भी। हम सबको मिलकर उत्तराखंड की बेहतरी के लिए काम करना है। हमारा काम है कमियों को उजागर करना, आपका काम है उसका हल करना। माननीय कौशिक जी, आपने आयुष्मान कार्ड की बात की, अच्छी योजना हो सकती है, मैं अच्छी योजना का स्वागत करूंगा, लेकिन उसका असर क्या हुआ उसको बता रहा हूं आपको। इस कोरोना के काल में कितने लोग हमारे बिना आयुष्मान कार्ड तो रहा बगल में, पैरासीटामोल के बिना खत्म हो गए, पैरासीटामोल के बिना उनका जीवन चला गया। ए भाई, जो भी मेरे साथी है कृपया व्यवधान पैदा न करें, वो हमारे भाई हैं और इनके हम भी भाई हैं, इस तरह वो न करें। सुनिए, मैं खुद कोरोना से पीड़ित हुआ और मैं श्रीनगर हॉस्पिटल में जांच कराने गया। ये मेरे साथ बीती हुई आप बीती है। मैं जब जांच कराने गया मैं पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आया, मैंने कहा भाई मुझे दवाई दे दो, तो बोले वो किट है लेकिन मिलेगी नहीं। हमने कहा क्यों नहीं मिलेगी? बोले हम उसको खुले रूप में नहीं कह सकते, पर उस किट पर त्रिवेंद्र रावत की फोटो छपी है और अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह हो गए हैं, इसलिए आदेश है कि जब तक ये फोटो ना हटे तब तक किट बांटी नहीं जाएगी। इस पर तो तुरंत जवाब देना चाहिए। एक मिनट कौशिक जी, ऐसा है इंटरप्ट क्या? मत कीजिए। नेतृत्व परिवर्तन मैं ये होगा पूछना तो क्या चाहता हूँ, सरकारी सेवाएं या सुविधाएं मैं ये बदल पूछना जाएंगी? चाहता हूँ कि भाई आपका मकसद किसी व्यक्ति का प्रचार करना है या राज्य की जनता को दवा देना है? ठीक मैं है, बिना अब दवा इसका के जवाब वापस दे आया। देते हैं गणेश जी। मैं इसका राजनीतिक जवाब आरोप दे नहीं देते लगा रहा हैं। हूँ। जी, मैंने मदन कौशिक जवाब। वहाँ के जो सीएमओ हैं उनको फोन किया, अरे भाई गणेश गोदियाल को तो छोड़िए, मैं बाहर से दवा खरीद लूंगा, लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो यहाँ दवा के लिए आएगा और वापस जाएगा कि इस पर तीरथ सिंह की जब तक फोटो नहीं होंगी तब तक जो है ये दवा नहीं दी जाएगी, कितना उस व्यक्ति के साथ अन्याय है। ये हाल है आपकी स्वास्थ्य योजनाओं का, ये हाल है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे आपको आरोपित करना है, इसलिए कह रहा हूँ कि कृपया बड़े भाई हैं और आप सरकार के पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपके विचारों का ठीक है, प्रभाव जवाब उस ले पार्टी लेते की हैं। सरकार बहुत पर बड़ा और बुनियादी 100% सवाल पड़ना इन्होंने चाहिए उठाया और ये प्रभाव पड़ेगा। मैं जवाब इसलिए ले इस लेते बात हैं को कह गणेश रहा जी, हूँ। अब जवाब ले देखिए, जब हम कोरोना की बात करते हैं तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में भारत ऐसा देश था जिसने कोरोना के पहले संक्रमण को बड़ी तत्परता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य में हम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में हमने रोका। और जब हमने उसको रोका तो ये वही लोग थे जो पूरी दुनिया WHO से लगाकर सब लोग भारत के प्रधानमंत्री की सराहना कर रहे थे, और ये वो लोग थे जो भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे थे। हम लोग जब पूरी दुनिया के अंदर जब भारत के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नहीं, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं आप करेगा। सभी लोगों से निवेदन है कोई कृपया नहीं करेगा। शांत बैठे रहें। कोई नहीं करेगा जी, जब कोरोना का पहला फेज आया, उस फेज में आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सामूहिकता का संदेश पूरी दुनिया को देना है, लॉकडाउन की घोषणा हुई, सब जगह सब लोग ने खड़े होकर प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाया। ये वो लोग थे जो प्रधानमंत्री के कदम से कदम मिलाने की बजाय जनता को उकसा रहे थे। ये वो लोग थे जो कोरोना के काल में अगर भारत ने वैक्सीन बनाई, पूरी दुनिया भारत की सराहना कर रही थी। ये लोग कह रहे थे वैक्सीन अच्छी नहीं है, ये मोदी की वैक्सीन है, ये वैक्सीन कोई नहीं लगवाएगा, ये वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए। ये वो लोग थे जो कोरोना के काल में जहां हम लोग आगे बढ़ रहे थे देश के साथ, ये वो लोग थे जो कोरोना के साथ खड़े हुए थे। हम कोरोना से लड़ रहे थे, ये जनता से लड़ रहे थे। चलिए ठीक ठीक है। है, इन लोगों ने गणेश जी, इस बात का इस जवाब प्रदेश की दीजिए, मैं बात क्या करता आप हूं। लोग एक ईमानदार विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पाए हैं कोरोना के मुद्दे पर? एक प्रश्न है, मैं उसका जवाब दूंगा, फिर आप
ऐसा है कि आपने कहा कि घरेलू स्तर पर, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे घरेलू स्तर पर हम सफल रहे कोरोना के मैनेजमेंट के लिए। मेरा गांव 30 परिवार का गांव है। मेरे अकेले के गांव में 4 व्यक्तियों की डेथ हुई इस बीमारी से। और पहाड़ों में, मैदानों में, हर तरफ मैं समझता हूं कि कोई परिवार अछूता नहीं रहा कि जहां ये संक्रमण नहीं फैला। क्या सफलता थी आपकी? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपने कहा प्रधानमंत्री जी की, विपक्ष ने कटाक्ष किया प्रधानमंत्री जी पर और विदेशों में उनकी सराहना हुई। वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम भी फैला। मैंने तो ये देखा कि द टेलीग्राफ, वाशिंगटन पोस्ट, इन्होंने प्रधानमंत्री जी के कोरोना काल में जो कृत्य किए प्रधानमंत्री जी ने, उसको बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज किया। किस अंतर्राष्ट्रीय मंच की आप बात कर रहे हैं? और जहां तक वैक्सीन की बात है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो दोनों वैक्सीन हमारी बनी है उसमें से मैं समझता हूं कि कोवैक्सीन जो है वो जिन व्यक्तियों ने लगाई, अंतर्राष्ट्रीय मंच ने, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने अभी तक उसको परमिशन नहीं दी कि ऐसे व्यक्ति, वो अंडर प्रोसेस है, अभी अंडर खारिज प्रोसेस नहीं किया है, अभी तो अंडर अभी प्रोसेस। तक अंडर प्रोसेस है, अंडर डाउट है। 1 मिनट भाई, मत बजाओ ताली, रुक जाओ। ताली बजाने से क्या होगा? हमारा मकसद है कि हमारी बात जनता तक पहुंचे और बेहतरी के लिए पहुंचे। हमारे बड़े भाई उस पर निर्णय करें क्योंकि वो सरकार में है और अच्छा रिजल्ट उनमें जाए, ये हमारा मकसद है। वाहवाही लूटना हमारा मकसद नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, गलतियों को हर स्तर पर स्वीकार करना चाहिए और जब गलतियां स्वीकार करेंगी सरकार तो उसमें बेहतरी कर पाएगी। पिछली बार कोरोना, हमने कहा हम विपक्ष में हैं, हमारा आदरणीय कौशिक जी, हमारा फर्ज है कि हम सरकार को घेरें। मैं समझता हूं अगर हम सरकार में रहते तो हमारे जो एंट्री पॉइंट हैं, रामनगर, टनकपुर, कोटद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, इधर डाक पत्थर, मैं अगर सरकार में होता तो हम हर उस एंट्री पॉइंट पे ऐसी व्यवस्था करते कि बाहर आने वाले आदमी पूरी जांच के बाद ही अंदर जाएं और अगर कोई सस्पेक्टेड केस है तो उसका वही ट्रीटमेंट का इलाज हो। हम इसी ऐसा से जुड़ा हुआ सवाल सुनिए, मैं मदन कौशिक जी से पूछे। अभी एक थोड़ा रह गया। अभी आप, अच्छी बात है, मुझे बहुत पत्रकार पूछ रहे थे कि स्कूलों को खोलने का निर्णय किया। मैं आपकी सरकार के साथ हूँ, मैं विपक्ष में हूँ। मैंने मीडिया में कहा कि भाई सरकार के अच्छे निर्णयों का हमें साथ देना है क्योंकि हमारे नौनिहालों का भविष्य दांव पर है। 1.5 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए और सीखने वाले बच्चे ABCD भूल गए हैं। उनको स्कूल खोलने चाहिए, लेकिन उसके लिए हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं कि उनकी सुरक्षा के लिए कोविड संक्रमण न फैले, उचित इंतजामात करने की आवश्यकता है, पहले वो करिएगा। ठीक है, कोविड टेस्टिंग का इन्होंने मुद्दा उठाया। कुंभ में टेस्टिंग को लेकर काफी विवाद हुआ। बाद तक लोगों के पास SMS आते रहे कि आप पॉजिटिव हैं या आप नेगेटिव हैं। जिन लोगों ने टेस्ट कराया, नहीं कराया, 1-2 महीने बाद, तो इसको भी एक टेस्टिंग घोटाले की तरह कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। देखिए, जहाँ तक गणेश भाई ने कहा, आप ये मानकर चलिए कि जब राज्य में हम बात करते हैं कि 4 लोगों की डेथ हुई, 6 की डेथ हुई, पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा डेथ कहाँ हुई? महाराष्ट्र में। हमने तो नहीं कहा महाराष्ट्र में क्यों हुई। जब अगर कुंभ आया तो इन लोगों ने टूल किट, उत्तराखंड की बात हो रही है, मैं निवेदन करता हूं कि जब यहीं के बारे में अगर बोले फिर मैं महाराष्ट्र जाऊंगा, मैं गुजरात जाऊंगा, वही आपको दूंगा, मैं वही बता रहा हूं। पूरी बात सुन लीजिए। जब कुंभ की बात हुई, आप लोगों ने क्या किया? टूल किट बनाकर कुंभ को बदनाम करने की कोशिश की। आज केरल में अकेले में 22,000 आ रहे हैं। फर्जी टेस्टिंग, वो कौन सा कुंभ था केरल के अंदर? जो फर्जी टेस्टिंग हुई, वो कौन कारण था? आप मुझे बताइए। अगर हम, क्या कांग्रेस ने कराई? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर देश में है तो क्या सब राज्यों को समान रूप से उन्होंने सहयोग नहीं किया? ऐसा कोई सा राज्य आप मुझे बताइए जहां सहयोग नहीं किया? उसमें उत्तराखंड राज्य भी शामिल है। हम कोरोना से लड़ रहे थे, हमारा कार्यकर्ता, बूथ तक का कार्यकर्ता, मास्क, किट, कोरोना की किट, किसको क्या आवश्यकता है, राशन की किट, लगातार हर घर में पहुंचाने का काम कर रहा था। ये लोग घंटा घर के चौराहे पर खड़े होकर धरने और प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग कोरोना से लड़ रहे थे, हमारा कार्यकर्ता कोरोना से लड़ता हुआ और ये परवाह नहीं की कि उसके वो बचेगा नहीं बचेगा, और ये लोग केवल धरने प्रदर्शन कर रहे थे, ये जनता के साथ लड़ाई कर रहे थे। आप कौन सी बात कर रहे हैं? कांग्रेस ने विपक्ष होने का अर्थ ये नहीं है कि आप देश के खिलाफ खड़े हो जाएं। विपक्ष होने का मतलब नहीं है कि आप प्रदेश के खिलाफ खड़े हो जाएं। विपक्ष होने का मतलब ही नहीं आप जनता के खिलाफ खड़े हो जाएं। विपक्ष होने का मतलब है आप सरकार को उसकी गलतियों का एहसास कराएं और सरकार अब अपनी गलतियों का एहसास करके उसको ठीक करे। लेकिन आप जरा देखिए, मैं समझता हूं आपकी बात सही होगी, आपका जवाब होगा कि मैं अध्यक्ष नहीं था, आपका जवाब यही होगा, स्वाभाविक तौर पर नहीं थे आप अध्यक्ष, लेकिन मैं बोलूंगा ही नहीं। गलती तो कांग्रेस की है, आप अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन गलती कांग्रेस की
मैं कांग्रेस के लिए कहता हूँ गलती तो सरकार में कांग्रेस की बीजेपी है, थी। गलती आप कांग्रेस अध्यक्ष की। नहीं होंगे, वाह भाई। लेकिन आप भी अगर आज अध्यक्ष हैं तो अपने पूर्व अध्यक्ष की गलती को नहीं स्वीकार करना नहीं, चाहिए नहीं, आपको मैं- इस मंच मैं- पर मैं- मैं कहना आपको- चाहिए कि ये मैं गलती आपको हुई है। जवाब देता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। ऐसा है, एक तो आपको आपसे जो प्रश्न किया गया, बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से आपने प्रश्न को डाइवर्ट कर दिया। प्रश्न ये था कि कुंभ में जो टेस्टिंग का घोटाला हुआ, जांच कृपया आप जानते हैं, उस पर अरेस्टिंग हो गए, एक को अरेस्ट भी कर लिया, उस पर निष्पक्ष जांच है, मैं क्या कह रहा हूँ, कहीं कोई कमी नहीं है, निष्पक्ष जांच। मैं ये कह रहा हूँ, आप सरकार में रहे, हम भी सरकार में रहे, जांचों का अंजाम क्या होता है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपने जेल में है। आपने एक के लिए तो कहा कि जमानत पे आ गई, इसलिए हमने उसका प्रमोशन कर दिया। जो हमने कहा जेल में है, उधम सिंह नगर में एनएच घोटाले में अरे वो लिप्त सारे अधिकारी, जेल में। अरे आपने उन्हें प्रोत्साहन दिया, आपके आपने जमाने उनको में प्रमोशन हुआ। कर दिया। हमने उसको खोलकर आप करीब प्रश्न 20 से 22 आप लोग भटका जेल रहे में हैं। भेजा। मेरी बात सुनिए, आप भटका रहे हैं। मुझे आपको पूरा समय दिया, मुझे बोलने दीजिए। प्रश्न ये था आपका कि कुंभ में अभी जो ये घोटाला हुआ, इस पर जवाब दीजिए। तो भाई साहब ने इधर उधर की बात करके उसको तो कह रहे हैं कि हमने अरेस्ट करके जेल भेजा है। यार मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे पुण्य काम में घोटाला हुआ कैसे, अगर नेताओं की मिली भगत नहीं थी तो। ये कैसे हो गया कि एक आदमी दिल्ली, बंबई, पंजाब में रह रहा है और उसकी टेस्टिंग यहां हो रही है। ये नेताओं के साथ मिली भगत थी, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर वाकई, मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि अगर आप इसकी सर्वपक्षीय जांच कर लें, पार्लियामेंट कमेटी बना दें, विधानसभा की कमेटी बना दें और उसे जांच कर दें तो सामने आ जाएगा। क्योंकि या किसी जज, वर्तमान जज साहब से इसकी जांच करा दें तो हम उस पर विश्वास करेंगे, लेकिन आपकी जांच पर हमें विश्वास नहीं है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, आपने कहा कि हमने राशन बांटी, हमने मास्क बांटे। भाई साहब एक बात बहुत तल्खी से नहीं कहना चाहूँगा, विनम्रता से कहना चाहूँगा, ये आपका फर्ज था, आप सरकार में हैं। आपने 5 किलो राशन देके किसी पर मेहरबानी नहीं की है। आप जनता से टैक्स वसूलते हैं, उस टैक्स के पैसे से आपने राशन दी। इससे पहले प्रधानमंत्री राहत कोष हुआ करता था, जो कि सूचना के अधिकार में सम्मिलित था। आपने उसको बदल कर नया नाम दे दिया, पीएम कोविड फंड या ऐसा कुछ नाम दे दिया, पीएम केयर्स फंड, पीएम केयर फंड नाम दे दिया और उसको सूचना के अधिकार से अलग कर दिया। हमारा तो आरोप है आप पर कि आपने ऐसा इसलिए किया कि भाई आप उसमें हजारों करोड़ रुपए का गबन कर सके, उसमें गबन हुआ है, हमारा आरोप है। लेकिन चूंकि वो सूचना के अधिकार से आपने उसको इधर उधर कर दिया, जानबूझकर कर दिया। आपने हर उस एजेंसी को सूचना के अधिकार से इधर उधर किया है जो जांचों को प्रभावित करती है, और ऐसा राज्य में भी हुआ है, राज्य में भी ऐसा हुआ है। आपने पूर्व में चले आ रहे घोटालों को, उन घोटालों की जांच को प्रभावित करने के लिए राज्य में भी ऐसी एजेंसियों को सूचना के अधिकार से विरक्त किया, अलग कर दिया। ये किस लिए किया? तो हम विपक्ष हैं, हमारा काम है प्रश्न उठाना। हो सकता है आपके नॉलेज में भी ना हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में भी ना हो कोई बात, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम इस बात को उठाएंगे और आपके माध्यम से ये बातें वहां जाएंगी और उनका हल निकलेगा, यही हमारा आस है। देखो गणेश भाई, आपने 2 चीजें की, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा। मैंने जो यहाँ चर्चा की, मैंने चूंकि आप भी संगठन के अध्यक्ष हैं, मैं भी, मैंने सरकार की बात नहीं की। मैंने कहा कि जब कोरोना की लड़ाई शुरू हुई, कोरोना की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता अपने बूथ में जाकर राशन किसको आवश्यकता है, किसको खाने की आवश्यकता है, किसको मास्क देना है, सैनिटाइजर देना है, हॉस्पिटल ले जाना है, आवश्यकता क्या है, हमारा कार्यकर्ता इस पर लगा हुआ है। आप अध्यक्ष नहीं थे, मैं मानता हूं। आपका कार्यकर्ता भी रहा होगा, आम हमारा आदमी भी कार्यकर्ता लगा हुआ था, आम आदमी भी लगा हुआ था, आम आदमी जिससे भी जो लगा, बन पड़ा, आम आदमी भी जो लगा बन था। पड़ा वो बहुत से अभियान गैर सरकारी सरकारी संगठन संगठन और लगे थे। आसपास के जहां लोगों की आम मदद। आदमी सारे काम में लगा था, हमारी पार्टी लगी हुई थी। भाई आपकी पार्टी जनता के साथ लड़ रही थी, चौराहों पर खड़े होकर धरने प्रदर्शन नहीं, कर रही ये थी। आपका आप इसका राजनीतिक जवाब पक्ष है। आपका ये होगा, मैं समझता हूँ गणेश भाई, गणेश भाई आपका जवाब ये हो सकता है कि मैं तो अध्यक्ष नहीं था। आपका जवाब ये होगा हमारी कि मैं पार्टी अध्यक्ष नहीं था, ना, मेरे बड़े भाई हो अध्यक्ष सकता है थे। कि उस जो दूसरे अध्यक्ष थे उनके कार्यकाल में हुआ हो, लेकिन ये ऐसा सच्चाई क्यों आप आप मानो बार-बार कि इस बात को कोरोना की बताइए। कोरोना की लड़ाई में कांग्रेस जनता के खिलाफ खड़ी होकर रही, कोई काम उन्होंने कोरोना क्षेत्र के में खिलाफ नहीं किया। कांग्रेस ये मानना पड़ेगा जनता के आपको, साथ रही, ये आपको और मानना पड़ेगा। सरकार से प्रश्न पूछती रही, सरकार बगलें झांकती रही, सरकार को कुछ करने की सूझी नहीं। हमारे लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लाखों लोगों ने जो है हॉस्पिटलों में इधर उधर भागते रहे, और आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी इस बात का इंतजार करते रहे कि त्रिवेंद्र सिंह की फोटो हटकर कब तीरथ सिंह की फोटो छपे और तब हम किट बांटे। ये सच्चाई है। जब आप गणेश भाई लाखों लोगों की बात करते हैं
और देश की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की बात करते हैं, आप क्यों भूल जाते हैं कि पंजाब का क्या हाल है? आप क्यों भूल जाते हैं राजस्थान में क्या स्थिति? पंजाब में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा नुकसान होने वाले राज्य ये राज्य है। सबसे कम नुकसान होने वाला राज्य उत्तराखंड राज्य है। हमारी सरकार पूरी तरह खड़ी मेरी रही बात है। सुनिए, आप यहाँ की जनसंख्या की तुलना वहाँ की जनसंख्या से नहीं, मैं जनसंख्या के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, करोड़ में है। मैं जनसंख्या के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, मैं जनसंख्या के आधार पर नहीं ठीक कह है, रहा हूँ, तुलनात्मक मैं बात आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूँ। बाकी राज्यों से की जा सकती है, लेकिन फिलहाल हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य तक फोकस करेंगे, क्योंकि अब ये सेशन भी जो है अंतिम पड़ाव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर भाजपा कांग्रेस दोनों है, आम आदमी पार्टी भी टाल ठोक रही है। 2022 में वो फ्री बिजली वाला फॉर्मूला लेकर आ चुके हैं और भाजपा ने भी 100 यूनिट फ्री बिजली की तैयारी कर ली है। आपके पिटारे में क्या है? हाँ, ऐसा ये दोनों पार्टियां इस विषय में हमारी नकल कर रहे हैं। 1.5 साल पहले हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने खुलेआम मीडिया के सामने यह ऐलान किया कि कांग्रेस की पिछले 10 सालों के कार्यकाल में ऊर्जा सेक्टर को हमने इतनी मजबूती प्रदान की है, ऊर्जा सेक्टर के आधारभूत ढांचे को इतनी मजबूती प्रदान की है कि हम 100 यूनिट बिजली प्रत्येक परिवार को फ्री दे सकते हैं और समय आने पर इसमें और जब सुधार होगा हम 200-300 कर सकते हैं। हमने जो बात 1.5 साल पहले कर दी, दूसरे लोग आके आज उस बात को कर रहे हैं। आपकी पार्टी भी आज उस बात को कर रही है, तो ये हमारी नकल कर रहे हैं। आप प्लीज हम पर रहम करिएगा और इस बात को जरूर दिखाइएगा। आपको विजुअल मिल जाएंगे हरीश रावत जी के पुराने, न मिले तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन जो योजना हमने 1.5 साल पहले तय कर रखी है, उस योजना को ये लोग अब सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हमारा पहले का ही मंत्र है, तो हम पहले जिस बात को कह चुके हैं ये तो नकल कर रहे हैं। लेकिन 15 साल कांग्रेस पार्टी रही दिल्ली में, उन्हीं केजरीवाल सरकार ने इन्हीं सब पॉलिसीज, इन्हीं सब योजनाओं को लाकर बाजी पलट दी। 15 साल हमारी सरकार रही, केजरीवाल जी अब आए, तो क्या केजरीवाल जी कहाँ से वो बिजली दे रहे हैं? जो आधारभूत ढांचा बनाया होगा पिछले 15 साल की सरकार ने, तभी तो दे रहे हैं। अगर खेत में गुड़ाई नहीं हुई है, निराई नहीं हुई है, सिंचाई नहीं हुई है, तो क्या सिर्फ ऊपर जो धान उगता है उसको काटने के लिए तो चला जाएगा? धान तब कटता है जब उस खेत की गुड़ाई हुई हो, निराई हुई हो, सिंचाई हुई हो, तब धान कटता है, इसलिए धान कटता है। मदन कौशिक जी, 6 से 7 महीने बाद अब चुनाव होने जा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी जैसे ही चुनावी मैदान में कूदी, आप भी उनके फ्री फॉर्मूले से कहीं ना कहीं घबरा गए, इसीलिए अब 100 यूनिट कम करने की बात चल रही है। पहले ये जिक्र क्यों नहीं हुआ? अभी गणेश भाई ने कहा कि हमने गुड़ाई, निराई सब कुछ तैयार किया, केजरीवाल ने आके इनकी फसल काट ली। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग भी जो संपत्तियां बेच रहे हैं हमारी निराई गुड़ाई है, जिनको बेच के आप केंद्र सरकार का खर्चा चला रहे हैं ना, जिन संपत्तियों को बेच के वो खर्चा चला रहे हैं, उसकी निराई गुड़ाई भी कांग्रेस ने की है, बुआई भी कांग्रेस ने की है। अगर आपकी गुड़ाई, निराई सब कुछ करने के बाद दूसरे दल आपकी फसल चुरा लेते हैं, तो आपको तो सत्ता में बने रहने का अधिकार कहीं से कहीं तक है ही नहीं किसी भी राज्य में। आप तो फिर ये योग्यता ही नहीं है कांग्रेस में कि वो अगर अपनी फसल को रोक भी नहीं पाती। देखिए, जहां तक सवाल है, हम लोकतंत्र में जब ठीक है सर, चुनाव अब फाइनल कमेंट्स आप दोनों की तरफ से चाहेंगे। 2022 के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जब हम लोकतंत्र में सबसे बड़े जनता का जनादेश हो, भारतीय जनता पार्टी ने उस जनादेश को 2017 में प्राप्त किया। 2022 में हमारे पास प्रमुख आधार क्या है? हमारा मजबूत संगठन, जो अन्य दलों के पास नहीं है। दूसरा हमारा आधार क्या है? हमारा कार्यकर्ता 24 घंटे जनता के बीच में रहकर उसके सुख दुख में खड़े होकर उसके साथ भाव जोड़कर आगे बढ़े। ठीक। तीसरा हमारा आधार क्या है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है। चौथा आधार हमारा क्या है? हम एक ऐसी लोकप्रिय सरकार के रूप में निरंतर जनता के बीच में जा रहे हैं। इन 4 आधार के ऊपर मैं कह सकता हूं 2022 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करके और युवा मुख्यमंत्री 60 सीटें इस नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने गिनवा दिए। गणेश जी, कांग्रेस की तरफ से क्या कहेंगे? अंतिम कमेंट बहुत शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा, हमारी प्रदेश की जनता का, हमारे प्रदेश के नागरिकों का मैं आह्वान करना चाहूँगा कि उत्तराखंड के शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए आने वाले चुनाव में कृपया घर घर जाइए, भाजपा हटाइए और सुशासन लाइए। धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दावे, दोनों की वादे, दोनों की चर्चाएं आपने सुनी, लेकिन असल फैसला जनता को 2022 में तय करना है।